Hello everyone, welcome to Bansal Coaching Classes. Students, today we are going to learn about the topic of class 9, that is the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. What's that? That is सेल. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, सेल के टाइप, सेल क्या होता है और सेल कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग देखेंगे व्हाट इज सेल. सेल, तो इसमें क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हम लोग हैं, लाइक अस, लाइक ऑल एनिमल्स, जो भी बॉडी बनी हुई है, ऑल बिकॉज ऑफ द सेल. द इनिशियल यूनिट इज सेल. वो जैसे ईंट से मिलके, ब्रिक्स से मिलकर के घर बना रहता है, एक बिल्डिंग बनी रहती है, एक कमरा बना रहता है, उसी तरीके से सेल्स आर लाइक ब्रिक्स से मिलकर ही हमारी बॉडी बनती है. इसकी डिस्कवरी पढ़ लेंगे हम. डिस्कवरी को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में. ठीक है, किस में डिस्कवर किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उसको कॉर्क में देखा था उसने. जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल. उसके बाद जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने लिविंग सेल देखा. लिविंग सेल उन्होंने किस में देखा? बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में उन्होंने देखा था. ठीक है, अपने माइक्रोस्कोप में. जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, उनको उन्होंने क्या बोला? सेल्स बोला. मतलब सेल्स आर लाइक स्मॉल रूम्स. ओके, क्लियर है? तो आप लोग याद रखेंगे. रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर कर लिया था. ओके, उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं सेल थ्योरी. उसके बाद सेल थ्योरी आई कि लोगों ने बताया कि सेल किस तरह से अराइज हुई थी. तो सेल थ्योरी आई, उसको सबसे पहले दिया था स्लेडन एंड स्वान ने. स्लेडन इज अ बोटनिस्ट एंड स्वान इज अ जूलॉजिस्ट. सेल थ्योरी में उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. ये उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स, लाइक एनी बैक्टीरियाज, तो वो सब किसकी वजह से बने हुए हैं? सेल्स की वजह से बने हुए हैं. सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की. उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें अपग्रेडेशन हुआ था, फिर फाइनल सेल थ्योरी किसने दी थी? तो बच्चों, फाइनल सेल थ्योरी दी थी रडोल्फ विर्को ने. किसने दी थी? रडोल्फ विर्को ने दी थी. और क्या बोला था इसमें? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो सेल्स हैं वो पहले से जो सेल्स मौजूद हैं, जो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है, उन्हीं सेल्स से अराइज हुए हैं. ठीक है, ये किसने बताया? रडोल्फ विर्को ने. तो ये आप याद रखेंगे डिस्कवरीज. चलिए, फिर नेक्स्ट और डिस्कवरीज हुई. फिर सेल्स को डिवाइड किया गया दो मेजर टाइप्स में. कौन कौन से टाइप? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल. ठीक है, मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स. मल्टीपल सेल से जो चीज बन रही है वो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यूनिसेलुलर का अगर एग्जांपल देखें तो अमीबा पैरामीशियम, ये क्या है? यूनिसेलुलर है. ये सिंगल सेल से अपनी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को करते हैं. लाइक इनको अगर लोकोमोशन करना है, कोई भी फंक्शन करना है अपनी बॉडी में, वो सब उनका वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी. बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिवीजन ऑफ लेयर होता है, अलग अलग टाइप की सेल अलग अलग फंक्शन करती है. लाइक इन आवर बॉडी अगर हम बात करें तो हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारे नर्वस सिस्टम करता है. ठीक है, हमारी मसल सेल अलग होती है, बोन सेल अलग होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है हमारी बॉडी में. मीन्स वी आर मल्टीसेलुलर. ओके, अब इसमें अगर मैं बात करूँ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो यूनिसेलुलर है, उस सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सी है? बताइए जरा. Okay, very good. Ostrich egg. Yes, ostrich egg क्या है बेटा? लार्जेस्ट यूनिसेल मतलब सिंगल सेल हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट है वो. ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेल्स किस तरीके से डिवाइड होती है. तो मैं आपको बता दूं, जो टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड हुई हैं, जो डिस्कवर की गई थी, वो एक्चुअली न्यूक्लियस के बेसिस पे की गई थी. जो न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है कि जो न्यूक्लियस अगर पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो एक टाइप होगा, दैट इज यूकैरियोट्स. ठीक है, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बस
नॉर्मल सी पैच जैसा एक डीएनए और जेनेटिक मटेरियल के एक पैच जैसा होगा न्यूक्लियोइड, तो उसको बोला जाएगा प्रोकैरियोट। क्या बोला जाएगा? प्रोकैरियोट। चलिए मैं अब आपके इस नेम से आपको डिफाइन कर देती हूँ। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोकैरियोटिक लिखा है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, जो बहुत पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव क्या होता है? इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इट कैन बी फॉल्स न्यूक्लियस, वी कैन से फॉल्स न्यूक्लियस। ओके, तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल इसका साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है उसको हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियोइड। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो प्रोकैरियोट होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, एग्जांपल इसका बैक्टीरिया। बट बेटा जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यूकैरियोट्स पर। यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, देखिए जरा, इस तरीके से बना रहता है, दो मेम्ब्रेन होती है, बीच में ये पोर लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर रहता है जहाँ से जेनेटिक मटेरियल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका एग्जांपल हो जाएंगे। अगर सेल शेप और साइज को देखा जाए तो शेप अलग अलग टाइप के शेप हो सकते हैं सेल के, और साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। अब अगर मैं इसमें देखें हम लोग प्लांट्स और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में आप देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्लांट सेल भी मल्टीसेलुलर है, एनिमल सेल भी मल्टीसेलुलर है। प्लांट सेल है, प्लांट्स में क्या होगा? अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको मोस्टली सिमिलर ऑर्गेनल दिखेंगे, बट कुछ एक दो ऑर्गेनल ऐसे होंगे जो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की सेल में मिलेंगे, लाइक वो प्लांट में ही होंगे या फिर वो एनिमल में ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आपको प्लांट से ये एनिमल सेल में भी दिख रहा है और ये प्लांट सेल में भी दिख रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या है? उसका काम है एनर्जी देना। ये क्या करता है? एटीपी, जो एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है, उसकी फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये हमारा सेल का क्या होता है? पावर हाउस। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, कहीं से भी अगर हमें एनर्जी हमारी सेल में कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट आप देखेंगे इधर सेल वॉल। तो सेल वॉल बेटा, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल का फीचर है, नॉट एनिमल सेल का। ओके, ये गलत हो गया है। जो सेल वॉल है वो फीचर सिर्फ प्लांट सेल का है, ओनली प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट सेल बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में होती है, लाइक आंधी तूफान समय प्लांट्स खड़े रहते हैं, तो प्लांट सेल क्या करती है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे वो रप्चर ना हो। ओके, और सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देखेंगे प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करता है। ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर वो होता है जो कि लिपिड सिंथेसिस करता है, एसईआर वो होता है जो कि लिपिड सिंथेसिस करता है, और आरईआर वो होता है जो कि जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए तो राइबोसोम्स की हेल्प से जो आरईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करेगा, और उससे जो भी सारे काम है, मतलब हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल, कह सकते हैं ब्रेन और कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट आगे हम सारे ऑर्गेनल्स को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। आप एक बार इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। चलिए आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए अपने अपने पास, जिससे आप अगर आगे हम जो ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली बहुत सारे मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे अभी हमने सेल पढ़ी थी, तो इसमें अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये क्या है? आउटर बाउंड्री है,
आउटर बाउंड्री ऑफ सेल एंड इट इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके फंक्शन क्या होते हैं? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये क्या होती है, ये कुछ ही सिलेक्टिवली परमिएबल आइटम्स होते हैं और सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं को ये अंदर या बाहर मतलब मूव इन और आउट होने देती है। ओके, ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस मूव होगा कौन सा नहीं होगा। ये किससे बनी रहती है? ये लिपिड और प्रोटीन से बनी रहती है, बाय लिपिड एंड प्रोटीन बायलेयर, इससे ये बनी रहती है। ओके, चलिए अब ये कौन कौन सी प्रोसेस से इसको जो सब्सटेंसेस है उनको मूव आउट और इन होने देगी? तो दो प्रोसेस बेटा होती है मोस्टली, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है, दोनों में ही फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। बट डिफ्यूजन जो मूवमेंट है वो एक पैसिव प्रोसेस है जो कि विदाउट सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो सकता है। और मोस्टली जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लाइक हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद हम जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेना और छोड़ना, वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के थ्रू, मतलब वाटर का मेनली मूवमेंट हम लोग ऑस्मोसिस में देखते हैं। और इसके लिए ऑस्मोसिस में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, दैट इज कि जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ये रिक्वायर्ड होती है इसमें, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के मतलब अलोंग अगर वो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। ओके, चलिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको क्लियर है। आपको एक और चीज बता दूं, ऑस्मोसिस में 3 कंडीशंस होती हैं, दीज आर हाइपोटोनिक। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ठीक है, ये कंडीशंस होती है। तो जो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है बेटा, उसमें हम लोग लाइक ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पेट्री डिश ले लिया या फिर कोई भी कंटेनर बाउल ले लिया, इसमें मैंने सेल को रख दिया। अगर यहाँ पर पानी का अमाउंट ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और इधर सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा? वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर जाना शुरू कर देगा। तो देन द सेल विल गेट स्वेल अप, सेल स्वेल अप हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोटोनिक कंडीशन। बट व्हाट इफ अगर ये उल्टा हो जाए, लाइक सेल के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और बाहर कम है, तो क्या होगा? वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, देन द सेल विल गेट श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर कंडीशन है जिसमें कंसंट्रेशन कोई ज्यादा कम है ही नहीं, दोनों साइड इक्विलिब्रियम में, तो नो मूवमेंट विल टेक प्लेस एंड द सेल विल बी स्टक, मतलब सेल जैसी है वैसी रहेगी। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी आइसोटोनिक। ये आप लोग याद रखेंगे, ऑस्मोसिस की कंडीशंस होती हैं। चलिए, इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बेटा ओनली प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल के अलावा ये फंजाई में भी हो सकता है, आप लोग लिख लेंगे, फंजाई में हो सकता है, और ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है। तो फंजाई में अगर मैं बात करूं तो काइटिन का बना रहता है हमारा सेल वॉल, और बैक्टीरिया में पैक्टिन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पैक्टिन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन का, याद रखेंगे ये। प्लांट्स में अगर बात करूं तो प्लांट्स में सेलुलोज का बना रहता है, और ये क्या करता है? रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्रीली परमेबल, मतलब ये सारे सब्सटेंस को अलाउ करता है इन एंड आउट। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो सिलेक्टिवली परमेबल था, बट जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमेबल है। चलिए, नेक्स्ट कम टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली द लिक्विड ऑफ सेल, वी कैन से द लिक्विड ऑफ सेल, ठीक है, जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ही सारे ऑर्गेनल्स स्विम करते हैं, और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। ओके, क्लियर है इतना? एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, तो साइटोप्लाज्म आप याद रखेंगे, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा। नेक्स्ट कम टू द सेल ऑर्गेनल्स, जो ओनली यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूकैरियोटिक सेल में हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक, जेनेटिक हब,
ये कुछ नेम्स हैं जो हम न्यूक्लियस को बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेगा, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, कंटेन्स क्रोमोसोम, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन। अब मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बता दूंगी, लाइक ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है, थ्रेड लाइक एकदम उलझा हुआ धागे के जैसे क्रोमेटिन होता है। और न्यूक्लियस बेटा ये जो बीच में थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है एक्चुअली वहां से राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं। राइबोसोम कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोलस। ओके, क्लियर है ये। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक और चीज, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा वेसिकल्स, शीट्स, ट्यूब्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ ईआर, आरईआर जिसको बोला जाता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसईआर बोला जाता है। इसको आरईआर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स हैं। लाइक कोई सरफेस है, ऐसा ही होता है कुछ दिखने में, कोई सरफेस है, अब वो सरफेस क्या हो गई है, उसके ऊपर कुछ राइबोसोम स्टक हो गए हैं, कुछ राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम कैरिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बट जिसके पास राइबोसोम नहीं है वो हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में। किसमें, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब लिवर जो हमारा होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी उसमें टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको रिमूव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आप लोग याद रखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आरईआर और एसईआर। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, ये जैसे प्रोटीन बन गया, राइबोसोम आरईआर ने प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर दिए, एंजाइम्स बना दिए। अब प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी पैकेजिंग, उसको मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो यूज करने लायक होगा। तो वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, कौन, गोल्जी अपैरेटस, उसको पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। ये कैसा दिखता है, स्टैक्ड फ्लैटर्ड सैक के जैसा दिखता है। लाइक मैं अगर यहाँ रफली बनाऊं तो वो इस तरीके से होते हैं गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गोल्जी अपैरेटस इस टाइप के फ्लैटर्ड सैक जैसे होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, आरईआर ने प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया और फिर ये उसको गोल्जी अपैरेटस को ट्रांसफर कर देते हैं और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, पैक कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइसोसोम पर। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। इसकी ये क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी, हमारी जो सेल है उसकी क्लीनिंग में हेल्प करता है। कैसे, कोई भी ऑर्गेनल डैमेज हो जाता है, सेल डाइड हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और खत्म कर देता है, जिससे हमारी सेल की क्लीनिंग हो जाती है। हेल्प इन डिफेंस बाय डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, वही ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग भी बच जाते हैं, डिफेंस हो जाता है। ओके, तो लाइसोसोम तो लाइक वेसिकल्स के जैसे पड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर हाउस होता है सेल का। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए जरा बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ ये जो आपको फोल्डिंग्स दिख रही है, दीज आर क्रिस्टी। क्या होती है ये,
क्रिस्टी होती है। तो यहीं पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी की अगर फुल फॉर्म हम देखें तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और जो एक बात आप याद रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने आपको बता दिया, खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, क्लियर है ये? फिर से बता रही हूँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, और ये एटीपी प्रोड्यूस करती है, मींस एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका खुद का डीएनए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, एक पहले आप याद रखिए, प्लास्टिड्स ओनली फीचर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का फीचर है ये सिर्फ। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को कलर मिलता है, जिससे कलरिंग ऑर्गेनल हम इसको कह सकते हैं, उसको कलर मिल रहा है, ग्रीन कलर का है, ऑरेंज कलर का है, जो भी अलग अलग कलर के हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिड्स के अंदर आते हैं। इनके टाइप्स होते हैं मेनली क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर कंटेन क्लोरोफिल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर का होता है ये, क्लोरोफिल इसके पास ये कंटेन करके रखता है, और ये यहाँ पर ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट के होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, येलो, रेड, ऑरेंज, अलग वेरियस कलर्स के हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं फॉर वाटर, फूड एंड वेस्ट। वैक्यूल्स जो होते हैं, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में स्मॉल होता है, लार्जर इन प्लांट सेल, स्मॉलर और एब्सेंट इन एनिमल सेल। हेल्प मेंटेन सेल टर्जिडिटी इन प्लांट्स, मींस ये क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, फूड को, वेस्ट को, सबको स्टोर करता है, और वाटर जो सेल होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसकी टर्जिडिटी मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है ये? चलिए अब बच्चों हम डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में अगर बात करें हम, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, सेलुलोज की बन रहती है, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में बट एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, एनिमल सेल में स्मॉल और एब्सेंट। शेप की अगर बात करें तो प्लांट सेल जनरली रेक्टेंगुलर होती है, एनिमल सेल जनरली राउंड और इरेगुलर होती है। अगर सेंट्रियोल की बात करें तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। आप सेंट्रियोल याद रखेंगे, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में यूज होने वाला एक सेल ऑर्गेनल होता है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हमारे सेल के सारे ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए, सबके डायग्राम के साथ हमने देखा कि कौन कैसा दिखता है, सबके वर्क, फंक्शन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे सिंगल सेल डिवाइड होती है टू और मोर डॉटर सेल्स में, ठीक है। कोई एक सेल डिवाइड होकर के, लाइक हमको अगर ग्रोथ करनी है, हम लोग बेबीज होते हैं, बेबीज के बाद लोग बड़े होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो हो पाता है क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनमें कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल है, ठीक है। अब वो डिवीजन कैसे हो रहा है, क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जरूरी क्यों है सेल डिवीजन? तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, अगर कोई डैमेज टिश्यू हो गया है उसके रिपेयरमेंट के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली, उनसे उनके बेबीज जब बनते हैं, बेबीज और हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं या नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी ग्रोथ हो, सेल का डिवीजन हो, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस जनरली ग्रोथ एंड रिपेयर, ज्यादातर हमारी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जिसमें बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जर्म सेल्स में जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। ओके, इनको वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। माइटोसिस ओकर होता है, पहले हम देखेंगे सोमेटिक बॉडी सेल्स, मतलब अदर देन जर्म सेल्स के अलावा जो भी हमारी विसरल ऑर्गन्स है, लाइक हमारा हार्ट, लिवर और भी बॉडी पार्ट्स में, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। इसको क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगी क्यों।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। इसका पर्पस क्या है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टिश्यू के रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, जो डेड सेल्स है या ओल्ड सेल है उनकी रिप्लेसमेंट में भी, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, लाइक अमीबा में। अमीबा में हमने पढ़ा है, ये जो अमीबा है ये बाइनरी फिजन के थ्रू टूटता है, ठीक है, और ये दो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के या फिर जैसे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ से बीच में से बाइनरी फिजन क्या होता है, जो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो रहा है, जो बाइनरी फिजन एक्चुअली क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किससे हुआ परफॉर्म, माइटोसिस से। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर इसकी प्लॉइडी 2n है, प्लॉइडी से मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, तो इसकी भी क्या होगी बेटा 2n होगी, इसकी भी 2n होगी, ओके। ये और आगे मैं समझा दूंगी आपको अच्छे से। वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। इसमें देखिए क्रोमोसोम नंबर 2n थे, इधर भी 2n ही है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं, और जो डॉटर सेल्स होती है एकदम आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब एकदम सिमिलर, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि मियोसिस कैसे होता है। तो मियोसिस आप देखेंगे, मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक्चुअली हाफ हो जाता है। कहाँ पर होता है, ये जर्म सेल्स में, टेस्टिस, मेल्स के टेस्टिस में, ओवरीज इन फीमेल्स, ओके। और ये कब होता है, फॉर्मेशन ऑफ, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक एग्स और स्पर्म बनते हैं, उस टाइम पे ये डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। वो आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। इसका पर्पस क्या है, मियोसिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है जरूरी, और ये जो क्रोमोसोम नंबर है उसको मेंटेन करता है। इसकी की फीचर्स क्या है, वन सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। इसमें एक सेल होती है वो 2 बार डिवाइड होती है, आगे मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगी। तो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, ईच डॉटर इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। वो जो हर एक डॉटर है या फिर हर एक ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। लाइक ह्यूमंस में क्या, हाँ आप लोग एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं अपने पेरेंट्स के, नहीं दिखते, वेरिएशंस होते हैं, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही डिफरेंट हो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलता है, लाइक आईज उनकी जैसी हो जाएंगी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट उनके जैसा हो जाएगा, हेयर कलर कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, ओके। वो रीजन क्या है, क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ओके। चलिए एक बार डायग्राम हम देख लेंगे। जैसे ये मियोसिस, माइटोसिस था, माइटोसिस मैंने आपको बताया था कि पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल लाइक यहाँ पर 2n है, तो पेरेंट सेल से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देखिए यहाँ पे भी आपको डॉटर सेल में 2n दिख रहा है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अब नेक्स्ट अगर मियोसिस में देखूं तो 2n है, इधर इधर 2n से आप इधर आएंगे तो ये भी 2n रहेगा, यहाँ तक इसमें क्या हुई है, माइटोसिस ही हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2n के बाद इसमें डिवीजन जो हुआ है उसमें 2n से क्या बना है, n। ये देखिए आपको 4n दिख रहे हैं, यस, दैट डिवीजन इज मियोसिस, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है उनमें रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को अच्छे से पढ़ा, सेल के सारे पार्ट्स पढ़े, ऑर्गेनल्स पढ़े, सेल डिवीजन पढ़ा, सेल डिवीजन के टाइप्स, सब कुछ हमने देखा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।